दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी एक ऐसे शख्सियत की है जो ना कभी दिखावा करते हैं, ना कभी किसी को एटीट्यूड दिखाते हैं। इन्होंने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को सुधारा है, बल्कि कुछ लोगों को तो इन्होंने नई जिंदगी तक दी है। तो जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, उस महान व्यक्ति का नाम है सर रतन टाटा जी। आखिर इन्हें कौन नहीं जानता। अपनी कमाई का 60% हिस्सा दान में देने वाले दानवीर हैं ये। इनके बहुत से कहानी किस्से भी आपने सुने होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिन कहानियों को जानने वाले हैं, शायद आपने वो कहानियां आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इस वीडियो में मैं आपको रतन टाटा जी की जिंदगी की कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही आपके अंदर उनके प्रति इज्जत 10 गुना और बढ़ जाएगी। तो पहली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि सर जब 10 साल के थे तो इनके माता पिता में किसी कारण से दूरी बन जाती है और दूरी इस कदर बढ़ जाती है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं। इसके बाद रतन टाटा को इनकी दादी गोद ले लेती है और यही इनका पालन पोषण भी करती है। इसके बाद रतन टाटा अपनी पढ़ाई के लिए देश से बाहर जाते हैं और न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन यहीं पर एक घटना घटती है जिससे हमें जरूर सुनना चाहिए। जब सर अमेरिका में पढ़ाई करते हैं तो इनको अमेरिका में ही एक लड़की से प्यार हो जाता है और ये उस लड़की से शादी भी करना चाहते हैं। और बात यहीं तक नहीं थी, लड़की को भी रतन टाटा जी से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी रतन टाटा जी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब दोनों शादी की तैयारियां कर लेते हैं और शादी करने वाले ही होते हैं, तभी उन्हें अपने देश यानी भारत से एक फोन जाता है और ये फोन उनकी दादी का होता है। जब सर फोन पर दादी से बात करते हैं तो इनको पता चलता है कि दादी की तबीयत बहुत खराब है और इनका ठीक होना मुश्किल है। तो सर दादी के कहने पर भारत आने की तैयारी करते हैं और वो जिस लड़की से प्यार करते थे उससे कहते हैं कि मेरी दादी का बचना मुश्किल है, मैं आपसे यहाँ पर शादी नहीं कर सकूंगा, आप मेरे साथ मेरे देश चलिए, हम दोनों वहीं पर शादी करेंगे। लेकिन लड़की के माता पिता सर के साथ लड़की को नहीं भेजते हैं क्योंकि उस समय अमेरिका और इंडोनेशिया में वॉर चल रहा था, इसलिए लड़की के माता पिता लड़की को नहीं भेजते हैं और सर इस उम्मीद से इंडिया आ जाते हैं कि लड़की बाद में तो आ ही जाएगी। लेकिन जब सर भारत पहुंचते हैं तो उनको कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करते थे उस लड़की की उसके माता पिता ने दूसरे लड़के से शादी करवा दी है। ये जानने के बाद सर को बहुत बड़ा धक्का लगता है और सर उसी दिन पत्थर की लकीर से अपनी किस्मत पर लिख डालते हैं कि अब वो अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे। सर के शादी ना करने की एक और वजह भी थी कि जब वो अमेरिका से भारत आए थे तो लड़की से ये वादा करके आए थे कि मैं आपसे जरूर शादी करूंगा और मैं वापस आऊंगा। लेकिन लड़की के माता पिता इंतजार नहीं कर सके और लड़की की शादी दूसरे लड़के से करवा दी। तो अपना वादा निभाने के लिए भी सर ने अपने पूरे जीवन में कभी शादी का ख्याल नहीं किया। दोस्तों, इस किस्से को खुद सर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है। दूसरी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि जब सर ने अपनी पहली कार कंपनी की शुरुआत की तो उन्हें इस पहली कार कंपनी में कामयाबी नहीं मिल पाती है और इस नाकामयाबी के कारण सर अपनी पहली कार कंपनी को बेचने का फैसला करते हैं। सर कंपनी बेचने का ऑफर लेकर अमेरिका जाते हैं और उस वक्त वो फोर्ड कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और फोर्ड से उस कंपनी को खरीदने के लिए कहते हैं। सर की बात सुनने के बाद फोर्ड इस कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सर से कंपनी की डील करते समय कहते हैं कि जब आपको बिजनेस करना आता ही नहीं है तो आप करते क्यों? हो सकता है इस बात से सर बहुत हर्ट हुए हों। इसी बीच फोर्ड का मालिक कहता है, हम आपकी कंपनी को खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात सुनकर सर को बहुत बुरा लगता है और इस बात को सर अपने दिल में रखकर वहाँ से तुरंत इंडिया वापस आ जाते हैं और इंडिया वापस आने के बाद अपनी कंपनी में मेहनत करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारी कंपनी नाकामयाब क्यों हो रही है। ऐसा क्या किया जाए कि हमारी कंपनी नुकसान के बजाय फायदे में चलने लगे। ये सब रिसर्च करने के बाद सर फिर से मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से नुकसान में चलने वाली कंपनी को फायदे में कर लेते हैं। लेकिन जब सर की कंपनी ऊंचाइयां छू रही होती है तब तक उधर अमेरिका की वही फोर्ड कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाती है और अब बिल फोर्ड रतन टाटा सर से अपनी कंपनी को खरीदने के लिए कहते हैं तो रतन टाटा सर तुरंत उस कंपनी को खरीद लेते हैं। किस्मत ने रतन टाटा सर के मेहनत के सामने उन्हें खुद मौका दिया बदला लेने का। इस इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको पहले सर की तीसरी कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार सर अपनी कार से कहीं जा रहे थे
तभी वो रास्ते में देखते हैं कि एक स्कूटर पर 4 लोग बैठकर जा रहे हैं, जिसमें 2 बच्चे होते हैं और साथ ही तभी बारिश होने लगती है। ये देखने के बाद सर एहसास करने लगते हैं कि इस देश के मिडिल क्लास लोग जो कार नहीं खरीद सकते वो कितना कुछ झेलते हैं। तभी सर को ये फैक्ट भी पता चलता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा मौत एक्सीडेंट से होती है और उसमें भी ज्यादातर एक्सीडेंट्स मोटरसाइकिल्स के थ्रू होते हैं। मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है। बस इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सर नैनो कार बनाते हैं और नैनो कार को बनाने का सबसे खास मकसद ये था कि भारत देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी नैनो कार को खरीद सके और कहीं पर जाते समय उनको परेशानी ना हो और हमेशा सेफली घर पहुंचे। नैनो कार को एक एवरेज आदमी भी अफोर्ड कर सके, इसलिए सर ने नैनो कार की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए रखी थी। इस तरह से सर के बहुत सारे किस्से हैं, जिनको अगर एक एक करके मैं आपको बताने पर आ जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक आखिरी किस्सा और सुन लेते हैं। जब मुंबई में ताज होटल पर आतंकवादी हमला करते हैं और उसमें जब बहुत सारे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, तो ऐसे में भी रतन टाटा ग्रुप में काम करने वाले वर्कर्स अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए उन लोगों की मदद करते हैं जो उस समय ताज होटल में मौजूद थे। उस समय ताज होटल का मैनेजर अपनी पत्नी और अपनी बेटी, जो कि उस वक्त उसी होटल में मौजूद थे और जिस रूम में वे थे उस रूम में आग लग जाती है, लेकिन मैनेजर फिर भी दोनों जिम्मेदारी, एक तरफ अपने परिवार की और दूसरी तरफ देश की जिम्मेदारी निभाता है। होटल का स्टाफ उस समय वहाँ पर लोगों की बहुत मदद करता है। इस वजह से कुछ तो अपनी जान खो देते हैं। इस घटना के बाद जब रतन टाटा सर का इंटरव्यू हुआ तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि आखिर उनका स्टाफ इतना जिम्मेदार कैसे है। इस पर उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, हम सिर्फ इंटरव्यू लेते समय ये देखते हैं कि जो शख्स हमारे साथ काम करना चाहता है वो ईमानदार कितना है। हम व्यक्ति की ईमानदारी को देखकर उसे काम देते हैं।